हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्यूट डायरिया, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू बालो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। तो लास्ट जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया अबाउट इंट्रोडक्शन, उसका इटियोलॉजी और उसके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी अबाउट फिजियोलॉजी, यानी कि और मैं कह सकती हूँ पैथोफिजियोलॉजी। जैसे जहाँ भी आप डायरिया की बात करेंगे वहाँ पे आप देखा होगा कि सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है डिहाइड्रेशन डायरिया की। और जहाँ पे हम डायरिया की बात करते हैं तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि जो डिहाइड्रेशन है उसको हम दोबारा हाइड्रेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन एक मेडिकल स्टूडेंट इजीली समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी अदर स्ट्रीम से जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो पानी की जब कमी हो जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज से अगर वो नीचे आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेशन मीन्स पानी और डी मीन्स जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल लेवल से अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेन मोटो होगा डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन जो होंगी वो साइड बाय साइड रहेंगी। तो यहाँ पे हम मेनली पैथोलॉजी की को समझेंगे कि डिहाइड्रेशन डायरिया में होता कैसे है। तो देखो, ये सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 60 to 70% जो है वो वाटर होता है, ठीक है। वाटर से बनी होती है बॉडी। और वाटर में भी अगर आप बात करेंगे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड्स जो होता है वो जनरली दो में डिवाइड होता है, आप सबको पता है। वन इज़ ECF एंड अदर वन इज़ ICF, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की यहाँ पे पूरा रोल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन सा आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सर्कुलेटरी ब्लड जो होता है, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होती है वो, प्लस जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस होते हैं वो। इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस जनरली जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर में होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया है और ड्यूरेशन अगर उसकी लंबी हो गई है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर उसने नहीं लिया है तो पेशेंट जो होता है वो लेट स्टेज में एसिडोसिस के अंदर भी जा सकता है। क्यों एसिडोसिस के अंदर जाता है? क्योंकि एल्कलाइन जो होता है वो जनरल इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है वो जनरली एल्कलाइन नेचर का होता है। और जब स्टूल की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब बार बार पेशेंट स्टूल को जाता है तो उसमें क्या होता है कि एल्कली का लॉस होता है स्टूल के साथ साथ में, और एसिड की जो अमाउंट होती है वो एज़ कम्पेयर टू एल्कली वहाँ पे बढ़ जाती है। इसलिए पेशेंट को जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो एसिडोसिस के नज़र आने जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि डिहाइड्रेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 60 to 70% वाटर का बना होता है अपना जो बॉडी होता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में मैंने बताया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो आप सबको पता है कि सोडियम आयन रिच होता है, और पोटेशियम आयन होते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोडियम उनकी अमाउंट कम होती है। वहीं पे अगर हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन, ठीक है। कहने का मतलब दोनों में आयन तो दोनों में ही होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आयन ज़्यादा होंगे और इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे बात आएगी फिर ऑस्मोलैरिटी की। ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा +1 +2 में कि उसमें क्या होता है कि फ्लूइड की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वही मूवमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू आयन कंसनट्रेशन यहाँ पे भी होती है। क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब पेशेंट को ऐसा नहीं होता है कि मान लो पेशेंट को फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पेशेंट अगर 3 बार स्टूल को चला गया है, 3 बार वॉशरूम चला गया है, तो उसी में आपका आयन कंसनट्रेशन मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली मान लो 2 से 3 दिन आपका रेगुलर प्रोसेस यही चल रहा है, आपको 3 से 4 बार, ठीक है, डायरिया की प्रॉब्लम है हो रही है आपको, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ऊपर से जो मतलब लॉस तो अब हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से आप मान लो ORS टाइप या फिर फ्लूइड जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो इम्बैलेंस जो होता है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मान लो बॉडी से लॉस हो रहा है और ऊपर से आप उतना नहीं लेंगे तो फिर इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता कि बॉडी की कैपेसिटी होती है कुछ स्टोरेज की, ठीक है। तो 1 से 2 दिन बॉडी उसको अपने आप को कंपेटेबल कर लेती है उससे। लेकिन फर्दर अगर मान लो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें 1.5 से 2 दिन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और मान लो फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया है, सीवियर डायरिया मतलब ग्रेटर देन 3 मतलब डायरिया, और मान लो अगर एक ही बार पेशेंट जो है वो कह रहा है कि मुझे आज एक ही दिन में मैं 8-10 बार जा चुका हूँ, ठीक है, और उसकी जो अमाउंट है स्टूल की जैसे लिक्विड की वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन लगेंगे उसको, वो नेक्स्ट डे भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको डिहाइड्रेशन की, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जब जब जो भी पेशेंट है वो अगर स्टूल पासेस करता है तो उसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो हमारा नॉर्मल वाटर के साथ साथ आयरन का भी लॉस होता है। ठीक है, आयरन का लॉस यहाँ पे सोडियम आयन का लॉस ज़्यादा होता है। जब स्टार्टिंग फेज होती है तो सबसे पहले लॉस होना स्टार्ट होगा सोडियम आयन का वाटर के साथ साथ। ठीक है, तो सोडियम आयन का जब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि पेशेंट को बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन स्टार्ट होनी चाहिए। हाइपोनेट्रीमिया अपने आप में वर्ड होता है, जब बॉडी के अंदर सोडियम आयन की कमी हो जाती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो उसके साइन सिम्टम पेशेंट को दिखाई देने लग जाते हैं। जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी वगैरह होती है वो कम होने लग जाती है। ये आगे मैं फर्दर आपको साइन सिम्टम में बताऊँगी। लेकिन अगर इस स्टेज के जब सोडियम आयन लॉस हो रहा है और इस स्टेज के ऊपर भी अगर हम इसको नहीं रोक रहे हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो ECF की जो ऑस्मोलैरिटी जो होती है ड्यू टू लॉस ऑफ आयन वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होने की वजह से आयन की जो मूवमेंट होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। मतलब जो आयन जो होते हैं वो एक तो पहले से ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फ्लूइड लॉस हो रहा था, आयन लॉस हो रहा था, ऊपर से ऑस्मोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट होती है आयंस की जो मूवमेंट होती है वो ECF टू ICF हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फर्दर श्रिंकेज हो जाती है सेल्स की। और उस श्रिंकेज होने की वजह से क्या होगा फिर जो पेशेंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। एक तो आप पहले से मतलब दोनों साइड से लॉस होता है, पहले एक स्टूल के साइड से लॉस हो रहा है, ठीक है, आयन का, और ऊपर से फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम जो बची है वो ऑस्मोलैरिटी में चेंज होने की वजह से फिर ICF के अंदर मतलब मूव हो जाता है। तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था अप टू डिहाइड्रेशन। उसके बाद मान लो अगर इस लेवल तक अगर पेशेंट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा फर्दर में क्या होगा पेशेंट को पोटेशियम की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में वाटर लॉस के साथ साथ सोडियम लॉस होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आपको पोटेशियम भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो फिर मतलब क्या होता है कि उसकी कैलेमिया के अलग से साइन सिम्टम होते हैं, जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंस, पैलेटिस वगैरह की, वो फर्दर एक मतलब ब्रॉड कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पैथोलॉजी। अब मैं बात करूँगी अबाउट साइन एंड सिम्टम। तो डिहाइड्रेशन की लोकल साइन सिम्टम आप सबको पता है कि स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, आपके टंग है, इनर मिकोजा है, लिप्स है, ये सब ड्राई दिखने लग जाएंगे। मान लो बेबी है, 1 साल से कम का बेबी है और अगर उसके फोंटले अगर ठीक तरीके से क्लोज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा अंदर डिप्रेस्ड दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, बच्चा जो होगा वो इरिटेबल होगा, इरिटेटेड बच्चा होगा। ठीक है, और ये जो कुछ जो साइन सिम्टम थे ये बच्चे के अंदर नजर गए। इसके अलावा मान लो हो सकता है कि पेशेंट को जैसे वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया था वोमिटिंग और स्टूल की फ्रीक्वेंसी वो सब तो वो बताएगा ही। अगर मान लो पोटेशियम की भी कमी होने लगी है तो उसमें पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स के अंदर एटोनी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे पैरालिटिक इलियस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बड़ी डिजीज़ मानी गई है। इसके अलावा जो GFR रेट जो होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, हैंड लेग्स, वो क्या होती हैं कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। पल्स जो होगी पेशेंट की वो बहुत ही वीक और थ्रेडी हो जाएगी। ठीक है, BP कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं, ये डिहाइड्रेशन के पेशेंट को दिखाई देते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी अबाउट एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसका बताया गया है, इसको 3 में डिवाइड किया गया है ट्रीटमेंट की। अगर मैं हल्का फुल्का आइडिया दे दूँ आपको, उसमें शेड्यूल A, B और C के हिसाब से। जो A है मान लो अगर नॉर्मल है तो उसको जैसे हम घर पे ट्रीटमेंट बोल देते हैं ना कि ORS वगैरह दे दिया, ठीक है, उससे रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट में क्या होगा कि फूड हैबिट जो चेंज होंगी, ठीक है, उसके साथ साथ वो ध्यान दिया जाता है। वो थर्ड में क्या होगा आपको मतलब जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, IV वगैरह वो सब दिया जाता है। तो ये मैं पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।